हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और ये हमारा जो ग्राम समाज और विकास है की बुक है, उत्तर प्रदेश के लिए, विशेषकर लेखपाल के लिए और वीडियो वगैरह के लिए। तो ये एग्जामपुर जो विवेक सर हैं उनकी जो है बुक है, उससे मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर और थोड़ा थ्योरी करा रहा हूँ इसकी। ये क्वेश्चन आंसर तो इसके अंदर 80 क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड चुका है। अब ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके हम पहले थ्योरी कर लेंगे, जो मेन मेन जो पार्ट हैं। जो चैप्टर है ये फसलों पर और जो फसलों संबंधी जो शब्दावली है ये उस पर जो है आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर तरह की जो फसलें आपने अभी तक पढ़ी हैं ये उसमें उससे जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फसलों से या उनसे संबंधित शब्दावली से, और फसलों के जो नाम हैं और उनको क्या क्या उनकी जो है प्रजातियाँ जातियाँ हैं, तो उससे ही संबंधित है पूरा चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये सबके आधारित सबसे पहले फसल है। तो पहला जो वर्ड आता है वो फसल। तो फसल किसे कहते हैं? ठीक है, जब किसी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जब किसी क्षेत्र में विशेष फल, अनाज, सब्जियां, खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो फसल का मतलब है जब किसी विशेष क्षेत्र में फल, अनाज और सब्जियों का या खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है तो उसको कहते हैं हम फसल। इसी तरह से दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा आपका आता है, दूसरी पॉइंट आता है ये फलोत्पादन क्या है। तो जो फलोत्पादन होता है इसको हम जो है विज्ञान की शाखा है ये, इस शाखा के अंतर्गत हम फसलों का अध्ययन किया जाता है, उसे जो है सस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर जो जनक हैं वो पीटर आपके डिकेंजी हैं। तो ये वर्ड याद रखना आपको, जो पीटर डिकेंजी जो हैं इसके, ये आपके जो है इसके जनक हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटर डिकेंजी इसके जनक हैं, ये आप जो है याद रखें इसके ज़्यादा। और सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही हम, यानी इसको एग्रोनॉमी कहते हैं, तो फलोत्पादन का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और आपका अब नेक्स्ट है आपका भारत की फसल ऋतुएं। तो देखिए फसल ऋतुओं के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो दिखाई देगा वो 3 प्रकार की फसलें जो हैं भारत के अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है। आप जानते हैं सबसे पहले रबी की फसल। तो रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में तो इसकी बुआई की जाती है इस महीने में, और जो कटाई की जाती है वो मार्च और अप्रैल के महीने में होती है, ठीक है। यानी ठंड के मौसम में आप इसको, थोड़ा जब ठंड आने वाली हो तो आप इसकी बुआई करेंगे, और मार्च अप्रैल यानी जब होली के बाद का समय होता है तो उसको आप काट लेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सी फसलें जो हैं रबी की फसलें हैं। तो गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों आदि जो हैं ये सब रबी की फसलें हैं। तो अब याद रखिए इनको, रबी की फसलें जो हैं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो आइए नेक्स्ट आते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं बुरुश को, ठीक है। अब रबी की फसलों के बाद आती है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, जब बारिश का सीज़न होता है, क्योंकि इन फसलों को काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इनके अंदर का जो कटाई होती है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगभग हो जाती है। ठंड के स्टार्टिंग में सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसके अंदर धान, बाजरा, मक्का, उड़द और तिल जो है इत्यादि जो है आते हैं, ठीक है। तो ये आपके याद रखें, उड़द और मक्का। मक्का को ध्यान रखें, ये ARO में पूछा गया था कि मक्के की फसल कब उगाई जाती है इस बार, तो मक्के की फसल भी आपकी खरीफ की फसल के अंदर में ही आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब है तीसरी फसल जायद की फसल। तो जायद की फसल जो होती है वो इन दोनों फसलों के बीच में उगाई जाती है, यानी मार्च अप्रैल के महीने में इसको बुआई होती है और जून महीने के अंत तक इसकी कटाई हो जाती है। इसके अंतर्गत उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी ये आते हैं सलाद वाले, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब हैं फसलें जो है आपकी खरी उसकी हैं। जायद की अब आता है थोड़ा एग्ज़ाम बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू है, अब इसके बारे में जान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसको देखिए, सबसे पहले भारत की लगभग 52% जनसंख्या जो है, ठीक है, 52% आबादी अभी भी जो है कृषि और से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। तो अब याद रखें लगभग 12% आबादी जो है, सॉरी 52% आबादी आज भी जो है आपकी कृषि उत्पादन में लगी हुई है, ठीक है। 52% आबादी कृषि उत्पादन में है, और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है, ठीक है। और चीन की बात करें, चीन में 11% भाग पर होती है, US में 20% भाग पर, और कनाडा में ओनली 5% जनसंख्या जो है कृषि संबंधी कार्यों में लगी हुई है। तो आप भारत को देख सकते हैं, भारत की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि में है, और जबकि चाइना जिसका क्षेत्रफल हमसे जो है 3 गुना बड़ा है, उसकी जनसंख्या जो है लगभग ओनली 11% ही कृषि में लगी हुई है। अब बात करें 1951 और 50 की, तो GDP में उस टाइम कृषि का योगदान 52.2% था,
जो कि घटकर जो है 2012-13 में 13.7 रह गया है, और अब तो और भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। अब है सस्य गहनता, ये जो पॉइंट है सस्य गहनता, देखिए ये क्या है। सस्य गहनता का मतलब होता है, ठीक है, सस्य गहनता का मतलब है किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती हैं वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। यानी कि आप जो हैं जब किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाएंगे वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाएगी। इसका फॉर्मूला है वर्ष में कुल जो है कृषि क्षेत्र, यानी जितना पूरे वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र होगा, और शुद्ध कृषि क्षेत्र जो है इसके अपॉन में, और मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये सस्य गहनता जो सूचकांक है इसकी हम माप ज्ञात कर लेते हैं। और वर्तमान की बात करें तो भारत की जो सस्य गहनता वो 135% है, और 1951-52 में जो थी ये 111.1 था। और सबसे ज़्यादा पंजाब में है, पंजाब की लगभग जो है वो 189% जो है सस्य गहनता है, सबसे ज़्यादा पंजाब की है देश के अंदर। तो ये भी याद रखें आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं अब हम कृषि संबंधी जब शब्दावलियाँ, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं कौन कौन सी जो है शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं कृषि में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सबसे पहले तो फसल चक्र, तो किसी एक खेत में नियत अवधि में फसलों को इस प्रकार बोया जाए कि खेत के कम से कम उर्वर नष्ट हो, तो उस चक्र को फसल चक्र कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट आता है, देखिए काफ़ी सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, तो हम जो है जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जा सके कम समय के अंदर। ठीक है, आप इसकी स्पीड कम करके या वीडियो को दोबारा से जो है देखकर आप इजीली जो है इन वर्डों को जो आप पढ़ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि कुछ शब्द तो शब्दावलियाँ आपको पहले से ही आती हैं, और जो कुछ नई हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर वीडियो आप अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका फसल चक्र सघनता। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब है जब हम किसी खेत में किसी निश्चित समय में फसलें कितनी बोई हैं उसके प्रतिशत को फसल चक्र सघनता कहते हैं। यानी आप जो है पूरे साल के अंदर वर्ष में कितनी फसलें बोते हैं और कितने समय बोते हैं, तो इनका जो रेशियो है, इनमें प्रतिशत है, वही क्या कहलाता है आपका फसल चक्र सघनता कहलाता है। सघनता का मतलब है कितनी आप फसलें बोते हैं एक साल के अंदर, कितनी बार फसलें, जैसे फसलों की संख्या मान लो 4 फसलें बोई और 2 साल के अंदर बोई और 100 से गुणा कर दिया, तो आपका लगभग 200% जो है फसल चक्र सघनता निकल कर आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है, एक है बर्न, जो है बार्न जिसे कहते हैं। अब ये क्या है, देखिए बार्न जो है वो एक जो है यंत्र है ये, जिसमें के अंदर ये जो है यंत्र संबंधी भंडारण गृह है, जिसके अंदर स्टोर रूम जगह, तो उसे बार्न कहते हैं। इसके अंदर आप खाद्य सामग्री रखते हैं, सूखा चारा रखते हैं, और कृषि संबंधी यंत्र वगैरह को एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं, उसे बार्न कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे है आपका जैव उर्वरक, ये तो आपको पता ही होगा। उर्वरक क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की सक्रिय प्रजातियों की जीवित अथवा छिपी कोशिकाओं के संदर्भ में, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन होगा ये के स्थिर करने की क्षमता, उसे जैव उर्वरक कहते हैं। यानी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है हेल्प करते हैं उनको जैव उर्वरक करते हैं। फिर बायोमास क्या है, बायोमास का मतलब है पौधे या पूरी फसल के द्वारा उत्पादित कुल शुष्क पदार्थ में की मात्रा का इकाई प्रति में बायोमास। ठीक है, जैसे कि गेहूं में धान और भूसा जो दोनों मिलाकर हैं, कितना दाना होगा गेहूं का, कितना भूसा निकलेगा, वो कुल बायोमास कहलाएगा इसका। ऐसी चावलों के अंदर भूसी और चावल को दोनों को मिलाकर जो है वो कुल बायोमास कहलाएगा। यानी कि उसका कितना दाना निकला और कुल जो है भूसा निकला, उन दोनों को जोड़कर जो आंसर है आपका वो बायोमास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव तत्व। अब जैव तत्व जो है उसको देख लेते हैं। प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं उनको जैव तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है अंधी गुड़ाई। तो इसको ज़रा नोट कर लें, ये अंधी गुड़ाई क्या चीज़ है। देखिए वह फसल जिसकी बुआई के तुरंत बाद, यानी कि फसल जो है आपने उसकी बुआई कर ली, लेकिन जब अंकुरण होते हैं, यानी कि जब उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने वाले होते हैं, बीज में से जो है पौधा निकलने वाला आता है, तो उससे पहले आप जो है वो उसकी कटाई वटाई कर देते हैं, यानी उसी ज़मीन को साफ वाफ कर देते हैं, निराई वगैरह करना कहते हैं इसको। तो उसी को जो है हम अंधी गुड़ाई भी कहते हैं, इसको जो है अंधी गुड़ाई प्रोसेस कहा जाता है। फिर है बोरो धान। तो बोरो धान ये जो है वो वह धान की फसल है जिसकी आप जो है रोपाई दिसंबर और जनवरी में करते हैं और कटाई वह मई जून में करते हैं, तो उसे बोरो धान कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें इसको। बोरो धान की जो प्रजाति है उसको बोने का समय जो है वो आपका दिसंबर और जनवरी है, और कटाई मई और जून है।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्रिल। ड्रिल क्या है? ड्रिल जो है एक मशीन होती है, आपको पता है, जो बीजों की कटाई के बोने काम में आता है। फिर है ड्रिप सिंचाई। अब ड्रिप सिंचाई जो है सिंचाई की एक पद्धति है जिसमें पौधों को जो है सिंचाई जल्दी जल्दी की जाती है और पानी की बचत भी होती है। दूसरा है स्कूल घनत्व। ये क्या है? मृदा की प्रत्येक स्थल आयतन इकाई का द्रव्यमान जो 105 डिग्री पर स्थित भार ले जाने हेतु सुखाई गई हो। तो सुखाई गई मृदा है जो कि 105 डिग्री पर सुखाई गई, उसको स्कूल घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाढ़ी मृदा। ये गाढ़ी मृदा जो काफ़ी गहरी और सोलम की मोटाई से अधिक होती है, उसको कहते हैं हम जो है गाढ़ी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्सीफ्यूज। तो ये कैल्सीफ्यूज भी देख लेते हैं क्या है। तो कैल्सीफ्यूज है, ये दरअसल जो है कैल्सीफ्यूज अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधे हैं, ठीक है, उनको कैल्सीफ्यूज कहते हैं। एक बार था कैल्सीफाइट, जिन पौधों में कैल्शियम की जो है आवश्यकता होती है जिनको, उनको कैल्सीफाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं उनको कैल्सीफ्यूज, और जो कैल्सीफाइट है उनको जिनमें कैल्शियम की ज़रूरत हो उनको। फिर एक वर्ड आता है कपार्ट। तो कपार्ट जो वर्ड है ये क्या है? ये एक स्वायत्त संस्थान है जो ग्रामीण तकनीक के लिए स्वैच्छिक सहयोग और प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है, उसे काब जो है कपार्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है आपका केशकीय जल। ये इसको कोशिकीय जल भी कहा जाता है। ये वह जल है, ठीक है, ये वह जल है जो मृदा कणों के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, शक्ति के विरुद्ध पतली झिल्ली के रूप में पृष्ठीय तनाव द्वारा अधिशोषित रहता है, ठीक है। पौधे जल भूमि से ग्रहण करते हैं। यानी कुल मिलाकर मोटे मोटे शब्दों में कहें कि आप जो है जो पौधे जो हैं जल जो है भूमि से ग्रहण करते हैं उसी को हम कोशिकीय जल कहते हैं। फिर है केंद्रीय बीज प्रयोगशाला। ये जो है जिसको IARI कहा जाता है, ये आपकी दिल्ली में है। इसके अंदर बीजों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और ये उद्गम क्षेत्र वगैरह तो आप इजी हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे। आइए देखते हैं आगे। क्लाइमो जो है, क्लाइमो सीक्वेंस क्या है? तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लाइमो सीक्वेंस का मतलब है ये वह मृदाओं का वह क्रम होता है जिनके गुण जो होते हैं वो सीधे जलवायु से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसको क्लाइमो सीक्वेंस कहा जाता है। उर्वरक, आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है एग्ज़ाम बेसिस पर पॉइंट है थोड़ा, ठीक है। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले नागपुरी जो है वो संतरे की प्रजाति है सबसे पहले। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गेहूं में 12% प्रोटीन होता है और जबकि चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गेहूं में कितने परसेंट प्रोटीन है और चावल में कितने परसेंट प्रोटीन है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। गए गन्ना के उत्पादन में भी जो है नंबर 1 पर है, और फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। तो इस तरह से उड़द के उत्पादन में भी जो है हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और सूअर के सबसे ज़्यादा सूअर जो पाए जाते हैं वो भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो पशुपालन जो विभाग है उसका जो गठन हुआ है वो 1944 में किया गया है, तो इसको भी याद रखें आप। अब आता है अगर बात जो है क्लोरोसिसी। ये वर्ड क्या है या क्लोराइसिस क्या है? जब पौधे के अंदर क्लोरोफिल की कमी के कारण पीला रंग पड़ जाता है पत्तियों का, तो उसी को जो है क्लोरोसिसी या फिर क्लोरोसाइसिस कहते हैं। अगला वर्ड है आपका कोबली। तो ये कोबली जो वर्ड है, देखिए ऐसी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती हैं और कुछ पता ही नहीं चलता है कि वर्ड पहली बार सुने होते हैं हमने। तो ये कोबली वर्ड है, ये जो है मृदाएँ मिट्टी ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, जिनका जो व्यास है 3 से जो है 10 इंच तक होता है। लगभग एक जो पत्थर ही होते हैं ये, ठीक है। और ये टुकड़े ज़्यादा होते हैं, मिट्टी कम होती है और पत्थर के टुकड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसको कोबली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है कोबली। अब है उर्वरक स्रोत सूत्र। तो ये कह रहा है एक मिश्रित उर्वरक बनाने में, ठीक है, जिन पदार्थों का जो है कितने कितने आपने कौन कौन से पदार्थ जो हैं किसी उर्वरक को बनाने में यूज़ करे हैं, ठीक है, और उनकी मात्रा और ग्रेड उर्वरक सूत्र जो है ये कहलाता है। तो अगला है सहचर फसल। तो सहचर फसल क्या है? जब आप अधिक लाभ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो एक फसल के साथ जब दूसरी फसल जो है उसके साथ उगा देते हैं, उसको सहचर फसल कहा जाता है। फिर आता है कोनोवीडर। तो कोनोवीडर एक तरह से ये जो है यंत्र है जो कि क्या होता है, 2 हैंडल होते हैं और ये खरपतवार जो है को उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सूखा प्रतिरोध भी अब वही है, कुछ नहीं है। उर्वरक अनुपात भी वही है। फसल ये भी परिस्थिति की वही है। अब आता है सूखा वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है। सूखा वर्ष किसको कहा जाता है? तो देखिए सूखा वर्ष क्या है? तो जब किसी वर्ष में उस स्थान की सामान्य वर्षा में संभावित विचलन के दुगने से भी कम आ जाए, ठीक है। यानी कि जब किसी पूरा साल है उसके अंदर जितनी भी सामान्य वर्षा होती है तो जो विचलन है वो दुगने से भी कम आ जाएगा, तो उसे सूखा वर्ष घोषित कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर 800 mm वर्षा होती है
और 100 जो है mm का जो है विचलन है। तो अगर वर्षा जो हो 590 आ गई तो उससे कम हो गई तो एक तरह से उसको सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आप जो है 800 में से जब 100 घटाएंगे तो 700 आएगा और 100 का डबल घटाएंगे तो 600 आएगा, तो 600 से भी कम हो गई, इस कारण जो है ये सूखा वर्ष घोषित किया जाता है। ठीक है, आ गया है फसल सूचकांक। एक वर्ष में एक ही खेत पर उगाई गई, ठीक है, उगाई जाने वाली फसलों को फसल सूचकांक से दर्शाया जाता है। यानी एक वर्ष में एक खेत पर जितनी फसलें उगाई जाएंगी उनको फसल सूचकांक से दर्शाया जाता है। वह शस्य प्रणाली, ये क्या है, फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध और उन अवयवों का वातावरण का आपस में समाविष्ट होना ही क्या है, शस्य प्रणाली कहलाती है। ये फसल आंकड़े आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो फसल आंकड़े दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। संकर क्या है इसको देखते हैं। संकर का मतलब है दो या दो से अधिक भिन्न स्वरूप वाले जो है व्यष्टियों या विभेदों में संकरण से प्राप्त संतति को संकरण कहते हैं। कुल मिलाकर जब दो प्रजातियों को मिलाकर आप एक नया पौधा बनाते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब है क्यूसेक। क्यूसेक जो है वो पानी की मात्रा होती है जो घन फुट प्रति सेकंड के हिसाब से बहती है, तो उसको जो है क्यूसेक कहते हैं। हरी खाद भी आप जानते हैं, हरी खाद जो है, फिर द्विबीजीय जो पत्री, ऐसे पौधे जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको जो है दो बीजीय जो है पौधे कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी जो है वो पौधों के परागणों का अध्ययन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परागणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी कहलाता है। पंपास, ये भी आपने सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो है ये पाई जाने वाली लंबी लंबी घासें होती हैं, ठीक है, जो कि उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाई जाती हैं। परजीवी, ये भी आप जानते होंगे, जो कि अपना आहार दूसरों से जो है ग्रहण करते हैं, जैसे खटमल और अमलेख, ठीक है, जोंक भी है। फिर है कण घनत्व। तो मृदा कणों का जो घनत्व होता है, औसत घनत्व, ठीक है, उसी को जो है ग्रेन डेंसिटी या फिर घनत्व कहा जाता है। रोग जनक भी इजी है। अंतर श्रवण देख लीजिए क्या है ये। अंतर श्रवण है जो भूमि के द्वारा जो भूमि के द्वारा आपका जो जल है वो जितना जल नीचे जाता है, भूमि द्वारा जल का नीचे की ओर गति करना, जो संतृप्त या असंतृप्त जो है मृदा में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, अथवा कम के अधीन हो, उसको जो हम कहते हैं अंतर श्रवण। आगे है प्रकाश संश्लेषण। ये भी आप जानते होंगे, पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह से जो है ये है तालाबीय खरपतवार, इसको देख लेते हैं। तो जो पौधे मुख्यतः शांत जल में रहते हैं, छोटे और हरे उगे, इसमें दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, एक तो जल पर तैरने वाली और दूसरी जल के नीचे वाली, तो उनको तालाबीय खरपतवार कहते हैं। फिर है संतृप्त निष्कर्ष। ये शब्द क्या है, एक भूमि से निष्कर्षित घोल जो उसकी संतृप्त प्रतिशत पर हो उसको संतृप्त निष्कर्ष कहते हैं। तो ये शब्द आपको काफ़ी टफ लग रहे होंगे और कुछ अजीब गरीब भी लग रहे होंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है, तो आप जो है इसको याद कर लें और एक बार पढ़ लें। शुद्ध जीवाश्म खेती क्या है, ऐसी खेती जो जीवाश्म खादों एवं जैविक कीट नियंत्रण विधियों पर पूर्णतः आधारित हो, ठीक है, जिसमें के अंदर आप जो है उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग ना करते हो, सिर्फ जीवांश का ही उपयोग करते हो, खाद वाद का, ठीक है, जो गोबर वगैरह खाद होती है उसी पर आप करते हो, तो उसको कहते हैं आप शुद्ध जीवाश्म खेती। अब है आपका मूलांकुर, इसको पढ़ लेते हैं। मूलांकुर क्या है, बीज में से जब आप अंकुर निकलता है, ठीक है, तो पहला जो पौधा हटका छोटा सा जो निकल के आता है, जो जड़ शुरू में स्टार्ट होती है, उसको मूलांकुर कहते हैं। वर्षा के बारे में जानते होंगे। री एफोरेस्टन क्या है, यानी कि उस भूमि पर पहले वृक्षों को आप दोबारा से लगा दें जहाँ पर एक बार कटाई हो चुकी है, उसी को कहा जाता है री एफोरेस्टेशन। लवणीय मृदाएँ क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन सही सही देखिए। लवणीय मृदाएँ वो हैं, ठीक है, जिसकी जो ईसी संतरण निष्कर्ष पर 4 मिली म्यो सेंटीमीटर का 25 डिग्री से अधिक जो है टेम्परेचर हो, और सोडियम जो प्रतिशतता हो 15 से कम हो, और जो पीएच वैल्यू हो मिट्टी की वो 8.5 से कम होगी, तो वो क्षारीय मृदाएँ होती हैं। अब है लवणीय क्षारीय मृदा। तो ये भी सेम है, 25 डिग्री का टेम्परेचर पर किसी मृदा का जो ई सी होता है वो 4 जो mm से लेकर जो है सेंटीमीटर से अधिक हो, और सोडियम 15 से कम हो, और पीएच मान 8.5 से कम हो, ठीक है, तो उसको जो है क्षारीय जो है लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय जल, जिस जल में कुल वे लवणों की साधारण मात्राएं विद्यमान हो उसको लवणीय जल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लवणता भी आप पढ़ ली। अब आता है इंद्रधनुषी क्रांति, इंपोर्टेंट है थोड़ा, क्रांति शब्द है। तो ये जो है सन 2000 में, जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये इंद्रधनुषी क्रांति चलाई थी।
इसमें सभी क्रांतियाँ जो कृषि संबंधित होती हैं उनको एक साथ रखा जाता है। फिर इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंदुलेंद क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। फिर आगे है इसका, इन दोनों क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, उत्पादन को बढ़ाना ही था और 4% से ऊपर करना था। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है, दर को जो है 4% ऊपर करना। अब उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कब जो है हरित क्रांति उत्तर प्रदेश में आई। तो हरित क्रांति जो आई उत्तर प्रदेश के अंदर वो बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। आपको पता ही, हरित क्रांति 1966-67 में स्टार्ट हुई और उत्तर पश्चिम भाग में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहा। सबसे सफल जो हुई वो उत्तर पश्चिम प्रांत में हुई और 2 चरणों में संपन्न हुई थी ये, जिसमें प्रथम चरण के दौरान जो है उत्पादन में व्यापक वृद्धि देखी गई थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे चरण में क्रांति के अंदर उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जो प्रथम चरण से वंचित रह गए थे, यानी जो प्रथम चरण से इलाके थे उनको जो है इसमें जो है शामिल किया गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो ये जो पूरा चार्ट है इसको आप ढंग से देख लीजिए कि राज्य हैं और उनमें प्रचलित जो है फल पट्टी है, कहाँ कहाँ पर फल उगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पूरे में। इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले लीजिए। सबसे पहले फल पट्टी जो क्षेत्र है वो है शाहजहाँपुर और माछरा, ठीक है। इसमें आप मेरठ के इलाके में पड़ता है जनपद और इसमें आम की खेती की जाती है। ऐसी गजरवाला और हसनपुर जो है मुराद जो है जनपद के अंदर आते हैं और यहाँ पर भी आम की खेती की जाती है। माल है, महिलावादी, ककोरी, बख्शी तालाब, चायल और मूर जो तंगज है ये लखनऊ का इलाका है। और ये नीचे वाला चायल मूर जो आपका तंगज है ये प्रयागराज इलाहाबाद जो है उसका इलाका है। इसमें आम होता है ऊपर वाले में और नीचे जो है कौशाम्बी में भी आम होता है। ये माल और जो है महिलावादी वैसे भी जो है आम की प्रजातियां हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बेहट क्षेत्र। बेहट जो है ये सहारनपुर पर जनपद के अंदर आता है, ठीक है। सहारनपुर यहाँ पे भी आम होता है। और सफ़ीपुर, हसनगंज, औरस, मियाँगंज और फतेहपुर चौरासी ये उन्नाव जनपद है, यहाँ पर आम की खेती होती है यहाँ पर भी। फिर है कुंडा, काला कांकर, सदर भंग सहरा ये प्रतापगढ़ और यहाँ पर भी आम और आंवला की जो है फसल जो है होती है, यानी ये फसल के पट्टी हैं। अमरोहा और जोया ये ज्योतिबा फुले नगर के अंडर में है जनपद और इस यहाँ पे भी आम की होती है। तो आम की दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पर हो रही है पूरी। और ये सियाना ऊंचा गांव बुलंदशहर में आता है, यहाँ पर भी आम की होती है। और शाहाबाद ये हरदोई के अंडर में आता है, यहाँ पर भी आम की खेती होती है। तो इन जगहों पर जो है ये आम की खेती वाले फसल पट्टी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब है मसूदा और सुहावल, यहाँ फैजाबाद अयोध्या के अंडर में, यहाँ पे भी आम की खेती। मसूदाबाद ये अब सीतापुर में है और ये आम की खेती। देवा और बंकी यहाँ बाराबंकी में है, तो यहाँ पे भी आम की फसल। ककराला ये बदायूं में है, यहाँ पर अमरूद फेमस है, बदायूं का अमरूद के लिए जाना जाता है जो पट्टी है। केकड़ा, जानी, पिलाना ये सब बागपत के, यहाँ पे भी आम की जो है फसल अच्छी खासी होती है। तो ये सब एरिया आम के और ये फसल पट्टी के हो गए। आइए अगला चार्ट देखते हैं। अगला चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है जो कि डायरेक्टली आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है मेनली इसकी कौन कौन सी प्रजाति हैं, देखिए। सबसे पहले है आम। तो आम की जो प्रजातियाँ हैं वो दशहरी, लंगड़ा ये आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, गुलाब खास, सुरखा और महिलावादी ये जो है सब आम की प्रजातियाँ हैं। तो दशहरी, लंगड़ा और ये आपने सुना होगा, तो आप सुरखा याद कर लीजिए। और महिलावादी भी बहुत ज़्यादा फेमस है लखनऊ का। पपीता की हैं पूरा नहना और वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन किसी देश का नाम नहीं है, ये पपीता का है। ये ऐसे याद कर लीजिए कि वॉशिंगटन में लोग क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा पपीता ही खाते हैं, ठीक है, पूरा ही खा जाते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स याद कर लीजिए कि वॉशिंगटन में पपीता पूरा खा जाते हैं। और तरबूज, तरबूज की है शुगर बेबी और झुरका ज्योति, खाली ज्योति भी आता है कभी कभी, और शुगर बेबी, तो ये तरबूज की है। अमरूद की है सफ़ेदा, हाफजी, इलाहाबादी, सफ़ेदा, ललित और सुर्ख। तो ये बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ललित और सुर्ख और सफ़ेदा। तो ये ललित वाली इम्पोर्टेंट है और ये हाफ जी और सफ़ेदा इम्पोर्टेंट और सुर्ख, ये सब जो हैं अमरूद की हैं। देखा होगा आपने अंदर से लाल होता है अमरूद, तो उससे याद कर लीजिए कि वो ललित ही होता है। लीची की फसलें हैं अली बेदाना और स्वर्णरूप। तो स्वर्णरूप जो है सोने के समान वाइट कलर का, इस तरह से जो है ये लीची की फसल है। और बिहार जो है सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन करने वाला है, यूपी के अंदर मेरठ है। और लीची को फलों की रानी भी कहा जाता है। तो ये संतरे की है नागपुरी, किन्नो और खादी। तो खादी जो है कपड़ा नहीं है, खादी जो है वो संतरे का जो है एक प्रजाति है। केले की है अल्फान,
मालभोग, अधेश्वर, दूध सागर, ये सब जो है आपकी केले की प्रजातियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आलू। आलू की है कुफरी बहार और चिप्सोना। चिप्सोना का तो आपने देखा होगा, जिसके चिप्स वगैरह बनते हैं, हम जो है घर में होली के टाइम पे चिप्स वगैरह आते हैं, चिप्सोना आलू लाते हैं। अब कुफरी बहार याद कर लीजिए, कुफरी बहार भी जो है आलू की। अदरक की है नदिया, सुप्रभा और सुरुचि। सुरुचि और सुप्रभा जो है ये नदिया जो है अदरक की किस्में हैं तीनों। आंवला की है कंचन, कृष्ण और बनारसी। ठीक है, कंचन भी है जो है, और आंवला की है फसल ये। पान की है सबसे ज़्यादा महोबा, देशवरी, कलकतिया, कपूरी, मगही, सोफिया और रामटेक। ये इतनी सारी जो हैं ये पूरी पान की प्रजाति है। महोबा, देशवारी, कलकतिया, कपूरी और मगही और ये रामटेक। तो ये सब जो हैं आप पान की हैं। अब मैंथा, जिसको शिवाला कहा जाता है, इसकी हिमालय गोमती, कौसा, मेंग और स्पाई काइटा जो हैं ये आपकी फसलें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आपका महत्वपूर्ण फसलें एवं उन्नत किस्में। अब ये फसलों के हैं, वो फलों के थे। गेहूं की देखिए कौन कौन सी है। सोनालिका इंपोर्टेंट, क्रांति, कल्याण और सोना, ये सब इसी की हैं। ठीक है, सोनालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा और साबरमती भी है, और बांसमती भी, सब इसकी जो है फसलें हैं। IR 8 जो है वो भी है, IR 8 ये भी जो है इसी की है, तो ये सब याद रखें। ठीक है, आगे है जौ की है अंबर, क्लीपर, RD 137, RD 57, ये सब इसी की फसलें हैं। जौ की किस्में हैं। ज्वार की है स्वर्ग, CSB 2 और CSB 6 जो है आपकी मक्का की हैं। सॉरी, ज्वार की, मक्का की इंपॉर्टेंट है। गन्ना सॉरी गंगा 101 और रणजीत याद कर लें, हिम 123 और जावार और डक्कन, जावार, डक्कन, रणजीत और गंगा 101, ये जो है आपकी मक्का की हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बाजरा। तो बाजरा की है आपकी पूरा मोती। ठीक है, और ताल बिंदो और आपकी ICM जो है 155। तो ये ताल बिंद्रो, पूरा मोती, ये सब बाजरा की हैं। सरसों की और तोरिया की हैं संगम, टाइप 9, टाइप 36, M27 और B54, ये सब जो है संगम याद के लिए। संगम और टाइप जो है ये सरसों की हैं। गन्ना की हैं आपकी 1148, 1158 और BO 99, ये सब जो है गन्ना की प्रजाति हैं। जो गन्ना बोते होंगे दोस्त उनको याद होगा। अरहर की दाल की हैं बहार 1228, बसंत नंबर 1234, NP 15, ये सब आपके अरहर की हैं। मूंग की दाल की है मोहिनी, जवाहर, शीला, अमृत पंथ, ये सब शीला और मोहिनी और, ठीक है, जो मोहिनी जो शीला हैं कटरीना, वो वैसी मोहिनी है। ठीक है, और वो मूंग की दाल खाती हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और एक अमृत सवानी है, याद करने की ट्रिक है खाली। चना की है अजय, अतुल, गौरव, उज्जैन 21, पूसा 209। तो ये सब जो हैं आपकी चना की फसलें हैं। चना याद करें बहुत ज़्यादा। अजय है चना, और गौरव, उज्जैन 221 और पूसा 209, ये सब जो है चने की फसलें हैं। आगे पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित शोध संस्थान, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनका जगह और देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। पहला तो भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यही कि गन्ना अनुसंधान कहाँ है भारतीय। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर, देखिए वो भारतीय गन्ना अनुसंधान है पहला वाला, तो वो जो है लखनऊ के अंडर में आता है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है जो शाहजहाँपुर में है। इसी तरह से आगे है रेशम अनुसंधान विकास केंद्र गोंडा सोनभद्र और औरैया में, गोंडा में है, तीनों में। उसका मतलब केंद्रीय आलू, आलू जो है ये मेरठ में है। केंद्रीय आलू संस्थान जो है मेरठ के अंदर है। आलू शायद ही गलत है, आलू संस्थान। ठीक है, तो पान अनुसंधान केंद्र महोबा में है। पान की खेती महोबा वगैरह के इलाके में होती है, ललितपुर में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान लखनऊ के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो है विकास संस्थान, ये आपका गाजियाबाद में पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है पूरी थ्योरी पढ़ ली है। ठीक है, तो आप जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगले जो है इसके लेक्चर में कराएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप एक बार जो है इन सब को जो है देख सकते हैं एक बार, और इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपने पढ़ा है उत्तर प्रदेश में संबंधित शोध संस्थान पढ़ ली कृषि से। ठीक है, और आपने जो है फसलें उनकी उन्नत किस्में पढ़ ली हैं।
और फल और उनकी किस्में पढ़ ली हैं। ठीक है, और आपने जो है ये जितनी फल पट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में पढ़ ली है, और आपने उत्तर हरित क्रांति पढ़ लिया है। तो इस तरह से आंदोलन क्रांति पढ़ ली है, और कृषि से संबंधित जो है जितने भी आपने ये परिभाषाएँ वो पढ़ ली हैं। तो इस तरह से आपने जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और फसलों के प्रकार पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी रबी की है, कौन कौन सी जो है आपकी जो है फसल हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं 80+ क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अगले जो है लेक्चर में इसके करा दी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है आने ही वाले हैं चैप्टर से। तो दोस्तों इसकी PDF भी आपको जो है कंप्लीट जब हो जाए क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम में दी जाएगी, या आप कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक आपको जो है शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर वीडियो।